अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों। तो हम जिक्र कर रहे थे आईना गज़ल का, जो डॉक्टर ज़रीना सानी और विनय वायकर ने और अब्दुल सानी ने मिलकर उर्दू की एक अनोखी डिक्शनरी बनाई, जिसमें शब्दों को उन्होंने किसी शेर में पिरो के आपके सामने उदाहरण दिया, जिससे कि आपको अगर उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है तो आप उसको देख सकते हैं कि शेर में किस तरह से फिट होता है। तो इसके लिए अब्दुल सानी साहब ने आसान किया है कि गज़ल क्या है। उर्दू के सुप्रसिद्ध साहित्यिक एवं आलोचक रशीद अहमद सिद्दीकी साहब गज़ल को आबरू शायरी बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं। शायद यही सब बातें हैं कि गज़ल आज तक कायम है और सामान्यतः सभी वर्गों में काफ़ी पसंद की जाती है। गज़ल अरेबिक और पर्शियन भाषाओं से उर्दू में आई। गज़ल का मतलब है औरतों से अथवा औरतों के बारे में बातचीत का तरीका। शुरुआत की गज़लें कुछ इस अंदाज की थी कि खूब काम करते हैं, एक निगाह सु गुलाम करते हैं, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। मीर साहब का है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, गज़ल का लेखन पटल बदला, विस्तृत हुआ, और अब तो ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू ना है जिस पर गज़ल ना लिखी गई हो। पहले इश्क, मोहब्बत और स्त्री पर ही लिखी जाती थी। दिल है वीरान, शहर भी खामोश, फ़ोन ही उसको कर लिया जाए। क्या खूब बात कही है महमूद शाम साहब ने। और आजकल की आधुनिक गज़ल पढ़ने और अनुभूत करने के बाद ये कबूल करना पड़ता है, गज़ल ने सिर्फ़ हमें औरतों के बारे में ही नहीं बल्कि सर्वसाधारण के बारे में भी अच्छे से बोलना सिखाया। तो चलिए देखते हैं कि गज़ल क्या है। गज़ल का विश्लेषण उन्होंने ऐसे किया है कि गज़ल शेरों से बनती है। हर शेर में 2 पंक्तियाँ होती हैं। शेर की हर पंक्ति को मिसरा कहते हैं। गज़ल की ये बात सच है कि प्रत्येक शेर अपने आप में एक संपूर्ण कविता होता है। यानी पूरी गज़ल में अलग अलग शेर में अलग अलग भाव हो सकते हैं। पहले भाव में मोहब्बत है, दूसरे भाव में जुदाई है, तीसरे भाव में गरीबी पे लिखा गया है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि गज़ल एक ही टॉपिक पर पूरे शेर हो। तो जैसे इसका अर्थ ये हुआ कि किसी गज़ल में अगर 25 शेर हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उसमें 25 स्वतंत्र कविताएं हैं। तो शेर के पहले मिसरे को, जो मतलब जैसे सपोज जैसे दिल है वीरान, शहर भी खामोश, तो ये पहली लाइन है। इस पहले मिसरे को मिसरे उला कहते हैं, और फ़ोन ही उसको कर लिया जाए, जो दूसरी लाइन है, उसको मिसरे सानी कहते हैं। अब इसके बाद मतला देखिए। गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। उसके दोनों मिसरों में, यानी दोनों पंक्तियों में काफ़िया होता है। काफ़िया मीन्स जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना कि लय, एक सा लय में, जैसे खाना पीना जाना, ऐसे शब्द जो हैं जो मतलब एक दूसरे के साथ लय में आते हैं, उसे काफ़िया कहा जाता है। काफ़िया जो है वो शेर की सबसे आखिरी पंक्ति में सबसे आखिरी शब्द के पहले आए। जैसे कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। जैसे बर, गर, तर, ये सब क्या है, ये काफ़िया है। क्योंकि बर के बाद नहीं आती भी है, तो ये नहीं आती क्या हुआ, रदीफ़ हुआ। तो काफ़िया क्या हुआ, बर, और नहीं आती क्या हुआ, रदीफ़ हुआ। अब इसके बाद जो है वज़न आता है। वज़न, या जैसे हम कहते हैं किसी अरे शेर का वज़न क्या है, या उसे बहर भी कहते हैं, मीटर भी कहते हैं। शेर की पंक्तियों की लंबाई के अनुसार जो है गज़ल की बहर नापी जाती है। इसे वज़न या मीटर भी कहते हैं। जैसे छोटी बहर, इसमें भी 3 होती हैं, छोटी बहर, मध्यम बहर और लंबी बहर। छोटी बहर जैसे अहलो दैरो हरम रह गए, तेरे दीवाने कम रह गए, ये छोटी बहर की गज़ल हुई। उम्र जलवों में बसर हो ये ज़रूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये ज़रूरी तो नहीं, ये मध्यम बहर की गज़ल हो गई। तो शेर हो गया। लंबी बहर बहुत लंबी हो जाती है, जैसे ऐ मेरे हम नशी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं, बात होती गुलों की तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। ये लंबी बहर की गज़ल है। हासिल गज़ल शेर क्या होता है, गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर होता है उसे हासिल गज़ल शेर कहते हैं।
हासिल मुशायरा गज़ल क्या होती है? मुशायरे में, मतलब पूरा मुशायरा जो पढ़ा जा रहा है उस मुशायरे में जो सबसे बढ़िया गज़ल, अच्छी, जो सबसे अच्छी गज़ल हो उसे हासिल मुशायरा गज़ल कहते हैं। गज़ल का इतिहास क्या है? फ़ारसी से गज़ल उर्दू में आई। उर्दू का पहला शायर जिसका काव्य संकलन, जिसको हम दीवान कहते हैं, प्रकाशित हुआ वह है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। आप दक्कन के बादशाह थे और आपकी शायरी में फ़ारसी के अलावा उर्दू और उस वक्त की दक्कनी बोली भी शामिल थी। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज यक तिल जिया जाए ना, ये एग्ज़ाम्पल है। पहला दौर क्या हुआ? वली के साथ उर्दू शायरी दक्कन से फिर उत्तर की तरफ गई कि जान तुझ पर कुछ एतबार नहीं, कि ज़िंदगानी का क्या भरोसा है। ये खान आरजू साहब ने लिखी। दूसरा दौर जब आया तो दूसरे दौर के मशहूर शायर थे मीर और सौदा। मतलब देखिए, हर जो काल आता गया उसमें थोड़े थोड़े से सबके चेंजेस आते गए। इस दौर को उर्दू शायरी का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस दौर के अन्य शायरों में मीर दर्द और मीर गुलाम हसन का नाम भी काफ़ी फेमस था। इस ज़माने में उच्च कोटि की गज़लें लिखी गईं, जिसमें गज़ल की भाषा, गज़ल का उद्देश्य, उसकी नाजुकी या नज़ाकतों को उभारा गया। देख तो दिल की जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। दर्द के साथ मीर की शायरी में नज़ाकत भी थी और तारीफ़ के काबिल भी थी। उस दौर की शायरी, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उस ज़माने के अधिकांश शायर जो थे सूफ़ी पंथ के थे, तो उस दौर की गज़लों में जो है सूफ़ी पंथ का थोड़ा ज़िक्र मिलता है। फिर बाद में क्या हुआ, कुछ हल्की फुल्की गज़लें आने लगी और कुछ अश्लील गज़लें भी आईं, जिससे थोड़ी सी उर्दू शायरी की गंभीरता कम हुई। जैसे किसी के महरम आबे रवा की याद आई, हुबाब के जो बराबर कभी हुबाब आया, दुपट्टे को आगे से दोहरा ना ओढ़ो, नमूदार चीज़ छुपाने से हासिल। तो इस तरीके की अश्लील गज़लें आने लगी तो थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड गिरा। और जहाँ तक लखनवी अंदाज़ और बयान का सवाल है, उसकी बुनियाद नासिक और आतिश ने डाली। उर्दू शायरी अब दो भागों में बँट गई, लखनवी और दहलवी। दिल्ली वाले जहाँ आशिक और माशूक के हृदय की गहराइयों में झांक रहे थे, वहाँ लखनऊ वाले महबूब के जिस्म, उसकी खूबसूरती, बनाव सिंगार और नाज़ो अदा पर फ़िदा हो रहे थे। दिल्ली और लखनऊ में शायरी जब उस मोड़ पर थी, उसी समय दिल्ली में ज़ौक़, गालिब और मोमिन उर्दू गज़ल की परंपराओं को आगे बढ़ाने में जुटे हुए थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि गालिब ने गज़ल में दार्शनिकता भरी, मोमिन ने कोमलता पैदा की और ज़ौक़ ने भाषा को साफ़ सुथरा और आसान बनाया। जैसे अब मोमिन का ये शेर सुनिए कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। वाह, क्या फेमस शेर है। और ज़ौक़ का तो मैं लाई हयात सुना ही चुकी हूँ आपका। बहादुर शाह जफ़र जो थे, जेल में थे, उन्होंने अपनी लड़खड़ाती ज़बान से ये शेर कहा था, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफ़न के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफ़न के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कुए यार में। ये बहादुर शाह जफ़र की शेर था। ये मेरे ख्याल से उनका आखिरी शेर माना जाता है। अब गज़ल में इश्क का केंद्र खुदा या माशूक ना होकर राष्ट्रवादी हो गया, मातृभूमि हो गया, जिसमें आए हाली, अकबर इलाहाबादी, चकबिस्त और इकबाल। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये आज भी भारतीय लोगों की ज़ुबान पर है। लेकिन खुशकिस्मती कहिए कि शायरी, उर्दू शायरी की, उर्दू गज़ल की डगमगाती नाव को फिर वापस से हसरत, ज़िगर, फ़ानी, असगर गोंडवी जैसे महान शायरों ने संभाला और उसको नई दिशा दी। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। ये हसरत साहब लिखते हैं। गज़ल का ये रूप लोगों को बहुत भाया और गज़ल अब सही अर्थ में जवान हुई। इन शायरों के बाद निसार अख्तर, शकील, मजरूह, साहिर, हफीज़ होशियारपुरी, कतील शिफाई, इब्न इंशा, तमाम शायर आए। फैज़ साहब का ज़िक्र अलग से करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि वो पहले शायर हैं जिन्होंने गज़ल में राजनीति लाई और साथ साथ ज़िंदगी की सर्वसाधारण उलझनों और हकीकतों को बड़ी खूबी और सफाई से पेश किया। उन्होंने थोड़ी मुश्किल है पढ़ने में, लेकिन जेल के सीखचों के पीछे से फैज़ साहब ने ये शेर लिखा कि मता ए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है, मता ए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खूने दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने। गज़ल का इतिहास रोज़ लिखा जा रहा है। नए शायर गज़ल के क्षितिज पर रोज़ उभर रहे हैं, उभरते रहेंगे।
बड़ी खुशी की बात है कि अब गज़ल उर्दू के अलावा अन्य भाषाओं में भी लिखी जा रही है और पसंद की जा रही है। संगीत को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इस संगम में 3 बातें अनिवार्य हैं: शब्द, तर्ज और आवाज़। गज़ल की लोकप्रियता इस बात की पुष्टि करती है कि अच्छे शब्द के साथ अच्छी तर्ज और मधुर आवाज़ अत्यंत अनिवार्य है। तो ये थे डॉक्टर अरशद जमाल, और मैं अब आपको 2-4 शेर और बता देती हूँ, जिससे आप फिर, लेकिन किताब आपको ही खरीदनी होगी और आपको ही पढ़नी होगी। जैसे फ़ी और फ़ी में भी फ़ी नहीं बोल रही। फ़ी अगर मैं बोलूँगी तो उसके नीचे नुक्ता नहीं है, फ़ी बोल रही हूँ। छोटे फ़ पे छोटी ई की मात्रा। फ़िदा, मुग्ध या आसक्त। शबाब आया किसी बुत पर फ़िदा होने का वक्त आया, मेरी दुनिया में बंदे के खुदा होने का वक्त आया। ये अख्तर साहब की है ये शेर। और अब जैसे बो है, बो से बहुत सारे शब्द होते हैं। बोसीदा, बोसीदा का मतलब क्या होता है? पुराना, जुना, ओल्ड, रॉटन। ये इंग्लिश, हिंदी और मराठी के तीनों अर्थ हैं। बोसीदा हो गया हूँ मैं, मतलब पुराना हो गया हूँ। अब आप बताइए, यहाँ ऐसा लिखना अच्छा लगेगा क्या कि पुराना हो गया हूँ मैं? कितना अच्छा लग रहा है। बोसीदा हो गया हूँ मैं, बोसीदा हो गया हूँ मगर इस कदर नहीं, कोई ज़रा सी ठेस लगाए तो गिर पड़ूँ। ये खलिश साहब का था। और इसी तारतम्य में हम एक माँ पे भी देखेंगे। माँ से जैसे हम, चलिए मंज़र ले लेते हैं। माँ पे भी बिंदी हो गई और नुक्ता नीचे हो गया, ज़ा के नीचे, तो मंज़र हो गया। मंज़र का मतलब होता है नज़ारा, दिखावा, दृश्य, सीनरी। मंज़र ही हादसे का अजीबो गरीब था, मंज़र ही हादसे का अजीबो गरीब था, वो आग से जला जो नदी के करीब था। देखिए यहाँ मंज़र कितना अच्छा यूज़ हुआ है। अपन नज़ारा इस्तेमाल करते तो शायद वो बात ना बनती। अब आपको हम एक मुँह से, माँ में छोटे ऊ की मात्रा मुँह, मुँह का एक वर्ड बताते हैं, मुंतज़िर, जो बहुत इस्तेमाल किया जाता है, पर फिर भी अभी कई लोगों को नहीं समझ में आता कि मुंतज़िर का अर्थ क्या है। मुंतज़िर का अर्थ है प्रतीक्षा करने वाला, प्रतीक्षा करनारा, वन हु वेट्स। एक मुद्दत से हम मुंतज़िर जिनके थे, मतलब हम जिनका इंतज़ार कर रहे थे। अब आप सोचिए, मुंतज़िर ना इस्तेमाल करते, हम ये लिखते कि एक मुद्दत से हम जिनका इंतज़ार कर रहे थे, तो वो मज़ा नहीं आता शेर में। तो एक मुद्दत से हम मुंतज़िर जिनके थे, वो भी हमसे मिले अजनबी की तरह। वाह क्या खूब। इसमें नाम तो नहीं है पर शेर बहुत खूबसूरत है। बड़ी की मात्रा अगर माँ में लगा दे तो मी हो जाता है, मियाद। भगवान तो बस, मियाद का मतलब होता है समय, काल, टाइम, पीरियड। भगवान तो बस 14 बरस घर से रहे दूर, भगवान तो बस 14 बरस घर से रहे दूर, अपने लिए बनवास की मियाद बहुत थी। आप कौन साहब हैं? ज़फ़र गोरखपुरी। तो इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे शेर मुझे मिल रहे हैं। जैसे मिजाज, जिसमें माँ में छोटी की मात्रा है। मिजाज यानी इसमें मिजाज है। कई लोग मिजाज पढ़ लेते हैं, तो इसमें मी के बाद जा में आ की मात्रा और छोटी नुक्ता लगाया कि मिजाज। मिजाज मीन्स होता है स्वभाव या गुण या अभिमान, नखरा, नेचर, क्वालिटी, प्राइड। कुछ इस अदा से यार ने पूछा मेरा मिजाज, कुछ इस अदा से यार ने पूछा मेरा मिजाज, कहना पड़ा कि शुक्र है परवरदिगार का। तो ये देखिए कितना खूबसूरत शेर था। और कुछ एक अलग टाइप के आपको और भी 2 शब्द जो मतलब जोड़ के बना है वो बताते हैं। जैसे हैरत ज़दा, हैरत ज़दा से, हैरत से तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ज़दा मतलब वो है, हैरत ज़दा है। चकित, विस्मित, एस्टोनिश्ड, ये मतलब है इसका। तो चेहरा कहाँ छुपाऊँ हिजाबों के शहर में, चेहरा कहाँ छुपाऊँ हिजाबों के, मतलब हिजाब समझ गए, पढ़ दो। चेहरा कहाँ छुपाऊँ हिजाबों के शहर में, हैरत ज़दा खड़ा हूँ नकाबों के शहर में, आप हैं मुसफ़िर सब्ज़बारी। तो इस तरीके के 2 शब्द भी आते हैं। तो इस तरह 2 शब्द जोड़ के भी एक बन जाता है, लेकिन अगर हम उस शब्द का पूरा अर्थ के साथ शेर कहते हैं तो वो वजन नहीं रह जाता शेर में। अब जैसे एक शब्द है हो, हाँ में बड़े ओ की मात्रा हो, होश, होश यानी होता है बुद्धि, संज्ञा, चेतना, खबरदारी। अब होश
शब्द के हम 2-3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मौत के भी उड़े हैं अक्सर होश ज़िंदगी के शराब खाने में, ये कौन कह रहा है? फिराक साहब कह रहे हैं। कटी है रात कहाँ मुझसे पूछते क्या हो, अगर मैं होश में होता तो अपने घर होता, ये तमन्ना जमाली साहब कह रहे हैं। और मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूँगा, मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूँगा, होश आया भी कह तो कह दूँगा मुझे होश नहीं। जिगर साहब का ये बहुत फेमस शेर है। और फिर उसके बाद इसी चीज़ में आप देखिए, हो के बाद अब अपन आते हैं हौ मीन्स जिसमें हा पे 2 मात्राएं, जैसे हौज, हॉल, हॉलंगेज, हवा, हौसला। तो चलिए हौसले पर हम शेर पढ़ते हैं कि वो कौन है कि गमों से नवाजता है मुझे, वो कौन है जो गमों से नवाजता है मुझे, गमों को सहने का फिर हौसला भी देता है। ये है मुशफ़िक़ ख्वाजा साहब की है। और देखिए इसमें हौसला अफजाई भी आता है। हौसला अफजाई यानी प्रोत्साहन होता है, इनकरेजमेंट होता है। गिर गिर के मुझको खुद ही संभलना तो आ गया, खुश हूँ कि मेरी हौसला अफजाई कम हुई। मतलब खुद से गिर गिर के आप संभलना सीख गए तो लोगों ने हौसला अफजाई कम की, ज़रा हौसला अफजाई ज़्यादा नहीं की। अब जैसे एक है सिला। सिला मीन्स होता है इनाम, इनाम भी होता है, पारितोषिक भी होता है, पुरस्कार भी होता है, एवज भी होता है, बदला भी होता है। 2-3 अर्थ होते हैं इसके, प्राइज़, रिवॉर्ड, अवार्ड, कंपनसेशन, रिवेंज। तो इसमें 2 तरीके के शेर हम पढ़ सकते हैं कि हमको अपनी परफिशानी का सिला क्यों कर मिले। यहाँ पर सिला यानी हमको मतलब उसका रिवेंज क्यों मिले। चाँद पर जाकर भी ये दुनिया हमें पत्थर मिले, ये कतील शिफाई साहब का था। और मुट्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए वक्ते दफन, खाक डालते हैं ना जैसे अपन उस पर कब्र पे, तो मुट्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए वक्ते दफन, ज़िंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे। साकिब लखनवी का है। मतलब हमको ये प्रतिकार मिला कि ज़िंदगी भर की दोस्ती का, कि वो हमारे कब्र पर वो डालने आए। तो यानी सिला के यहाँ पर मैंने आपको 2 अर्थ बता दिए, एक प्रतिकार बता दिया, एक रिवेंज बता दिया। और अब हम एक शब्द लेते हैं सीरत। सा में बड़े की मात्रा सीरत। सीरत यानी होता है स्वभाव या चरित्र या नेचर या कैरेक्टर। हुस्न सीरत है आदमी का लिबास, इससे बढ़कर कोई लिबास नहीं। हुस्न सीरत यानी आपके दिल का आईना, दिल के अंदर जो छुपी हुई सीरत है, आपका जो व्यवहार है। हुस्न सीरत है आदमी का लिबास, असली लिबास वही है, इससे बढ़कर कोई लिबास नहीं। दूसरा अर्थ आप ये देख लीजिए, एक तो स्वभाव पे था, हमें सूरत से क्या मतलब कि हम सीरत पे मरते हैं, तुम्हारा हुस्न ढल जाए तो हमको याद कर लेना। ये अजीज़ शादा साहब का है। क्या खूब शेर कहा उन्होंने। और इस तरह से अगर मैं शेर पढ़ती गई तो मेरे ख्याल से मैं पूरी पुस्तक पढ़ डालूँगी, पर मुझे लगता है कि मैंने आपको एक बहुत अच्छी पुस्तक की जानकारी दी है। आईना गज़ल, डॉक्टर ज़रीना सानी, डॉक्टर विनय वाइकर। और आप इस गज़ल डिक्शनरी से नाम देना चाहिए, गज़ल की डिक्शनरी है ये, इसे आप ज़रूर पढ़ें। और मैं आपको इसका थोड़ा सा जानकारी भी दे दूं कि ये शायद मिस्टर प्रसन्ना मजूमदार ने इसको पब्लिश कराई थी और नागपुर से पब्लिश हुई है ये, तो आप इसको देख सकते हैं और आप इसे ज़रूर ख़रीदिए और इसे आप हमेशा अपने पास रखिए अगर आप गज़ल, शेर व शायरी के शौकीन हैं तो। नमस्कार, शुक्रिया, फिर मिलते हैं।